मोटू पान वाला। एक गांव में एक पान की दुकान थी। उस दुकान के मालिक का नाम था राजू। उसकी दुकान पर चंदन नाम का एक लड़का काम करता था। राजू जो भी कहता चंदन वही करता था। एक दिन राजू ने चंदन से कहा, अरे चंदन, पिछले 5 साल से तू यहाँ काम कर रहा है, अभी तक तुझे एक भी पान बनाना नहीं आया। अरे कुछ सीख ले या यूं ही सफाई करता रहेगा। अभी आप है ना मालिक, मैं सीख लूंगा जल्दी ही। एक दिन एक पुलिस अधिकारी राजू की दुकान पर आया। राजू, आज हमारे थाने में फंक्शन है, इसलिए साहब ने कहा है कि दोपहर तक 100 मीठे पान का डब्बा भिजवा देना। ठीक है हुजूर, मैं चंदन के हाथ भिजवा दूंगा। उनके जाने के बाद राजू और चंदन दोनों पान बनाने में लग गए। उन्होंने देखते ही देखते 100 मीठे पान का डब्बा तैयार कर दिया। लेकिन पान बनाने के बाद कुछ मक्खियां उन पर भिनभिना रही थी। यह देखकर राजू ने चंदन से कहा, अरे देख क्या रहा है मूर्ख, थोड़ी मदद ही कर दे, इन मक्खियों को उड़ा। मैं अभी आता हूँ, तब तक मुझे नहीं पता तू क्या करेगा, लेकिन ये सारी मक्खियां यहाँ से हटा दे, जैसे भी करके। राजू के जाने के बाद चंदन वहां से मक्खियां भगाने लगा और उसने ढेर सारी मक्खी मारने की दवा उस पान पर छिड़क दी। राजू के आने के बाद चंदन ने थाने जाकर पान का डब्बा पुलिस अधिकारियों को दे दिया। थोड़ी देर बाद कुछ पुलिस अधिकारी उस दुकान पर आए और राजू को मारने लगे। वह बहुत गुस्से में थे। अरे हुजूर, क्या हुआ हुजूर, मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी गलती तो बताइए। लेकिन वो राजू को मारते ही रहे। काफी देर उसे मारने के बाद वो वहां से चले गए। अरे चंदन, तूने ऐसा क्या कर दिया था जो ये मुझे आकर मार रहे हैं? और चंदन ने राजू को मक्खी मारने वाली सारी बात बता दी। अरे मालिक, मैंने तो सिर्फ यही किया था, लेकिन जैसे ही थाने में उन्होंने पान खाया वे बेहोश होकर गिर गए। और चंदन से सारी बात सुनते ही राजू भी कश खाकर गिर गया। इसीलिए तो कहते हैं, जिसका काम उसी को साजे। पाव भाजी वाली की सफलता। सुनंदा रामपुर गांव में अपने पति के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था श्यामू। सुनंदा और उसका पति श्यामू को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने श्यामू को बड़े प्यार से पाला और पोसा था। बड़े होने के बाद उन्होंने श्यामू की शादी एक सुंदर लड़की से की थी, जिसका नाम था कमला। लेकिन शादी होने के बाद श्यामू अपनी पत्नी कमला के साथ शहर में रहने लगा और उसने वहाँ एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। श्यामू शहर जाने के बाद कभी गांव वापस नहीं आया। सुनंदा और उसके पति ने कई साल ऐसे अकेले ही गांव में बिताए। एक दिन अचानक लंबी बीमारी के बाद सुनंदा के पति की मौत हो गई और वह अकेली रह गई। गांव में किसी के ना होने के कारण श्यामू अपनी माँ को अपने साथ शहर ले आया। ये देखकर उसकी पत्नी कमला ने श्यामू से कहा, अजी सुनते हो, क्या अब माँ जी हमारे साथ ही रहेंगी? हाँ कमला, अब माँ हमारे साथ ही रहेगी। गांव में अब हमारा कौन है? पहले से ही खाने के लाले पड़े हुए हैं और अब ये बुढ़िया भी आ गई। देखो अब जो भी हो, माँ तो हमारे साथ ही रहेगी। क्या मुसीबत है? लेकिन श्यामू और उसकी पत्नी कमला ये नहीं जानते थे कि दूसरे कमरे में खड़ी सुनंदा उन दोनों की बातें सुन रही थी। शाम को जब श्यामू काम से वापस आया तो सुनंदा ने श्यामू से कहा, बेटा, ये मेरे कुछ गहने तू बाजार में गिरवी रख दे। कुछ पाव भाजी बनाने का सामान ले आ और मुझे एक ठेला खोल दे बाजार में। अरे माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आप आराम कीजिए, अब आपकी उम्र काम धंधा करने की नहीं है। अरे बेटा, सारा दिन घर पर बैठी करती ही क्या हूँ, 4 पैसे कमा लूंगी तो अच्छा ही है। अच्छा ठीक है माँ, जैसे आप ठीक समझो। मैं कल सारे सामान का इंतजाम कर दूंगा। और श्यामू ऐसा ही करता है। वो अगले दिन अपनी माँ के गहने गिरवी रखकर पाव भाजी बनाने का सारा सामान अपनी माँ को लाकर दे देता है और शहर के बाजार में अपने दोस्त कमल से बात करके उसकी दुकान के आगे माँ का एक पाव भाजी का ठेला भी लगवा लेता है। सुनंदा अकेले ही पाव भाजी बनाकर बेचना शुरू करती है। सुनंदा बहुत स्वादिष्ट पाव भाजी बनाती थी।
उसके हाथ की पाव भाजी एक बार जो खा लेता था वो वापस दोबारा खाने जरूर आता था। धीरे धीरे उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। सभी लोग उसकी पाव भाजी की तारीफ करने लगे। सुनंदा के ग्राहकों में एक लड़की भी थी जो लगातार उसकी पाव भाजी खाने आया करती थी। एक दिन उस लड़की ने सुनंदा से कहा, अरे वाह माताजी, आपकी पाव भाजी का तो जवाब नहीं। मेरी कंपनी में मैं आपको पाव भाजी बनाने का ऑर्डर दे रही हूँ और ये लीजिए आपका एडवांस। अरे ये क्या कह रही हो बच्ची, क्या सच में? हाँ हाँ माँ जी, ये लीजिए पैसों का चेक। वो लड़की एक बहुत बड़ी फूड सप्लाई कंपनी की जनरल मैनेजर थी। उनकी कंपनी अच्छी अच्छी स्वादिष्ट खाने की चीजें सप्लाई किया करती थी। सुनंदा ये सुनकर बहुत खुश हो गई और उसने घर आते ही अपने बेटे को ये खुशखबरी सुनाई। देख बेटा, मुझे कितना बड़ा ऑर्डर मिला है, ये देख चेक भी मिला है। देखा कमला, तुम ऐसे ही माँ से जलती रहती थी, माँ ने तो कमाल कर दिया। तुम्हें कुछ माँ से सीखना चाहिए। अब कमला को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने सुनंदा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और अगले ही दिन से कमला अपनी सास सुनंदा के साथ पाव भाजी बनाने के काम में लग गई। इसीलिए कहते हैं सच्ची लगन और मेहनत से कोई भी किसी भी उम्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। मशरूम करी की सब्जी। दीपक एक बहुत अच्छा गुड़ का व्यापारी था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। दीपक की पत्नी सुषमा बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी। दीपक को मशरूम खाना बहुत पसंद था, इसलिए वह रोज ढेर सारे मशरूम लाता और सुषमा रोज अलग अलग तरह के पकवान बनाती, और वह भी सिर्फ मशरूम के। सुषमा जब भी खाना बनाती तो गांव के सभी पड़ोसी खुशबू से खींचे चले आते और सुषमा सभी को बड़े आदर और प्यार से खाना खिलाती। एक दिन उनकी एक पड़ोसन बोली, अरे ओ सुषमा, मुझे माफ करना, रोज रोज तुम्हारे हाथ के बने मशरूम खाने आ जाती हूँ, पर क्या करूँ, बहुत कोशिश की पर तुम जैसा खाना नहीं पका पाई। हाँ, और जो स्वाद तुम्हारे प्यार से बनाए मशरूम में है वो तो किसी और के बनाए मशरूम में हो ही नहीं सकता। दीपक की दुकान के पड़ोस में एक कंजूस सुनार की दुकान थी। उसे भी सुषमा के हाथ के मशरूम खाने की आदत हो गई थी। आ गई बेटी, जल्दी ला, आहा मजा आ गया तेरे हाथ के मशरूम खाकर। सबको खाता देख सुषमा को बहुत खुशी मिलती। एक दिन दीपक ने सुषमा से कहा, मैं शहर जा रहा हूँ, आने में देरी होगी, अपना ख्याल रखना और आराम कर लेना, कोई जरूरत नहीं है किसी और के लिए खाना बनाने की। सुषमा उदास हो जाती है। कुछ देर बाद सुनार और कुछ गांव के लोग फिर से खाने की खुशबू से खींचे चले आते हैं। अरे बेटी, आज तुम दुकान पे नहीं आई तो मैं ही चला आया। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिलता भी चलूं और कुछ खा भी लूं। सुषमा ने खुशी खुशी सुनार को खाना परोसा। रात में जब दीपक और सुषमा सो रहे थे तभी दो चोर उनके घर घुसे और सुषमा के सभी जेवर और पैसा लेकर चले गए। और अगले दिन चोर सुनार के पास सारे जेवर बेचने पहुँचे। जेवर देखते ही सुनार पहचान गया कि ये तो सुषमा के जेवर हैं। उसे चोरों पर शक हुआ और सुनार ने तुरंत पुलिस को बुलवाया और दोनों चोरों को पकड़वा दिया और जेवर लेकर सुषमा के घर पहुंचा। पड़ोसी हैरान थे क्योंकि सुषमा लगातार रोए जा रही थी। तभी सुनार ने कहा, अरे रोना बंद करो सुषमा बेटी, ये लो तुम्हारे जेवर और पैसे। और पुलिस ने चोरों की खूब पिटाई की। दीपक को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। मुझे माफ करो सुषमा, तुम्हारे इसी अच्छे व्यवहार की वजह से आज हमारा सारा पैसा और जेवर बच पाया है। इसीलिए तो कहती हूँ जी, खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है। तुम ठीक कहती हो सुषमा, खाना खिलाना वाकई ही पुण्य का काम होता है। कर भला तो हो भला। अंडा भुर्जी वाला। सूरज अपने माता पिता की इकलौती संतान था। उसके पिता का अंडों का कारोबार था। अकेला बेटा होने के कारण सूरज को कभी कोई काम करना ही नहीं पड़ा। उसके पिता सब कारोबार संभाल लेते थे। एक बार सूरज के पिताजी बीमार हो गए। सूरज की माँ ने सूरज को समझाया, सूरज बेटा, अब तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो गए हैं और वो बहुत बीमार भी रहने लगे हैं। अब उनसे कारोबार संभाला नहीं जाएगा बेटा, तुम्हें अब
काम करना चाहिए और उनका काम में हाथ बटाना चाहिए। पर माँ, मुझे तो कोई काम आता ही नहीं। सूरज, जिस तरह तुम्हारे पिताजी फार्म से अंडे लाकर उन्हें दुकानों में सप्लाई किया करते थे, तुम भी वही काम करो। ठीक है माँ, कल से ही मैं काम पर लग जाता हूँ। सूरज ने दूसरे ही दिन काम करना शुरू कर दिया। किस किस दुकान पर कितने का सामान देना है उसे कुछ नहीं मालूम था, और फिर कुछ ही दिनों में उसे काम मिलना बंद हो गया। एक दिन सूरज का दोस्त कमल उससे मिलने आया। सूरज, कैसे हो? क्या हुआ, मुझे बताओ। मैंने पिताजी से काम तो सीखा ही नहीं था। इस वजह से पिताजी का कारोबार ठप हो गया। अब कोई भी मुझसे अंडे नहीं खरीदता है। तो तुम कोई और काम क्यों नहीं करते? ऐसे काम जिसमें तुम अकेले ही माहिर हो। ऐसा कौन सा काम हो सकता है? आजकल सैंडविच बहुत बिकते हैं बाजार में। तुम भी अंडों के सैंडविच बनाकर बेचो। बात तो अच्छी लग रही है तुम्हारी। ठीक है, मैं कल से ही कोशिश करता हूँ। सूरज ने अपनी माँ से अंडे की भुर्जी बनाना सीखा और ब्रेड खरीदकर एक ठेला लगाकर खड़ा हो गया। जब ग्राहक आते तो उन्हें भुर्जी का सैंडविच बनाकर देता। अरे वाह, आज तो अच्छी कमाई हो गई। पहली बार मैंने कुछ अच्छा काम किया है। ये पैसे मैं ले जाकर पिताजी के हाथ में दूंगा। सूरज ने घर जाकर अपनी कमाई के पैसे पिताजी को दिए और उसके पिताजी बहुत खुश हुए। शाबाश बेटा, तुम जैसा बेटा पाकर मैं तो धन्य हो गया। बेटा, बस इसी तरह खूब मेहनत करके अच्छी कमाई करो। कुछ ही दिनों में सूरज के बनाए हुए सैंडविच दूर दूर तक मशहूर हो गए और उसकी कमाई होने लगी। जिस काम में मन लगे उसे ही करना चाहिए। जगत सिंह एक ट्रक ड्राइवर था। उसके पास अपना ट्रक था। जगत सिंह बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो लोगों का सामान हमेशा सुरक्षित ढंग से उनकी जगह पहुंचाया करता था। उसकी इस बात की सभी तारीफ किया करते थे और आसपास के लोग अपना सामान इधर से उधर ले जाने के लिए जगत सिंह को ही बुलाया करते थे। जगत सिंह को अपने ट्रक से बहुत प्यार था, लेकिन समय के साथ साथ उसका ट्रक पुराना हो चुका था। एक दिन एक सेठ ने जगत से कहा, अरे भाई जगत, अरे अब तो एक नया ट्रक ले लो और इस पुराने ट्रक को आराम दो। बात तो आपकी सही है सेठ जी, लेकिन ये ट्रक तो मेरा साथी है, मेरा दोस्त है। मैं इसे बेचना नहीं चाहता। अरे जगत, तुम्हें बेचने के लिए कौन कह रहा है? इसे खड़ा कर दो और नए ट्रक से काम करो। लेकिन सेठ जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अरे भैया, पैसे हमसे ले लो। और वो सेठ जगत को पैसे देता है। जगत अपने पुराने ट्रक को अपने घर के खेत में खड़ा कर देता है और नए ट्रक से काम करने लगता है। जगत के बेटे किशोर ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था और वो शहर में एक होटल में काम करता था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसकी नौकरी छूट गई थी और वो घर वापस आ गया था। उसे उदास देखकर उसके पिता ने कहा, क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो? फिक्र क्यों करते हो? कोई बात नहीं, तुम्हें नौकरी मिल ही जाएगी। नहीं पिताजी, आप नहीं जानते आजकल लोगों को अपनी सुरक्षा और सैनिटाइजेशन का कितना ख्याल है। लोग होटल में ठहरना नहीं चाहते और लोग तो चाहते हैं कि कोई चलता फिरता होटल मिल जाए जिसमें वो एक बार बैठे बस घूमते ही रहें, उन्हें बार बार होटल ना बदलना पड़े। अपने बेटे की बात सुनकर जगत की नज़र अपने पुराने ट्रक पर पड़ी और उसने अपने बेटे से कहा, अरे बेटा किशोर, तुमने तो बड़ी अच्छी बात कही, चलता फिरता होटल। हाँ पिताजी, लेकिन ऐसा हो तो नहीं सकता ना। अरे बेटा, क्यों नहीं हो सकता? ये देखो मेरा साथी खड़ा है, हम इस पर होटल बना लेंगे, चाहे 2 कमरों का ही बने। किशोर को अपने पिता की बात अच्छी लगी और जगत सिंह और किशोर ने बड़ी मेहनत से अपने पुराने ट्रक पर एक चलता फिरता होटल बना दिया जिसके अंदर सुरक्षा और सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा गया था। और उन्होंने अपने होटल का ऑनलाइन प्रचार करना शुरू किया। अब किशोर के पास ऑनलाइन होटल की बुकिंग आने लगी और जगत का पुराना साथी ट्रक एक नए अच्छे होटल में बदल चुका था, वो भी एक चलता फिरता होटल। जगत के एक आइडिया की वजह से एक तो उसका साथी ट्रक फिर से चलने लगा, वो भी एक होटल के रूप में।
और जगत के बेटे को काम भी मिल गया। अब जगत और किशोर को सब चलते फिरते ट्रक होटल वाले के नाम से जानने लगे। बैंगन की सब्जी। एक गांव में एक लाला जी रहते थे। उन्हें खाने का बहुत शौक था। सारा दिन लाला जी बस खाते ही रहते थे। अरे शांति, जल्दी जल्दी खाना लाओ, कहाँ रह गई? बहुत भूख लगी है। अभी आई। अरे वाह, बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने, बहुत मजा आ गया। बस बस, आप तो बस हमेशा मेरी तारीफ ही करते रहते हैं। आपको खाना पसंद है और मुझे बनाना। अब जल्दी बताओ, रात में आपके लिए क्या बनाऊं? रात में तो सीताफल ही बनाना। लाला जी काम पर चले गए और रास्ते में उन्हें फिर भूख लगी तो लाला जी पेड़ के नीचे बैठ गए। अरे अभी तो भोजन किया था, चलते चलते फिर भूख लग गई। तभी एक आवाज आई। अरे बस करो, आकर खाना खा लो। यह किसान की पत्नी थी जो किसान के लिए खाना लाई थी। अरे यह क्या पका कर लाई है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी है। तभी किसान की पत्नी ने लाला जी को देखा और कहा, लाला जी नमस्ते, ये लीजिए, आप भी खाएं। ये बैंगन की सब्जी है। बैंगन? यह तो मैंने कभी नहीं खाया। बहुत बढ़िया, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम बता सकती हो ये सब्जी कहाँ मिलेगी? मैं इसे घर ले जाऊंगा। तब किसान ने अपने खेत से 2 बैंगन तोड़कर लाला जी को दिए। शाम को लाला जी ने अपनी पत्नी से किसान की पत्नी के बने बैंगन की खूब तारीफ की। अच्छा, बस भी करो, मैं अभी बढ़िया सी सब्जी बनाती हूँ। सेठ इंतजार करने लगा और पत्नी बैंगन पकाने लगी। अरे वाह, ये सब्जी का रंग तो बहुत अच्छा लग रहा है। चक्कर देखती हूँ। वाह, स्वादिष्ट। वह स्वादिष्ट था। अभी पत्नी ने चखा ही था और उसे खाने का दिल किया। उसने झट से पूरा बैंगन खा लिया। फिर वो खाना लेकर लाला जी के पास पहुंची। अरे यह क्या? यह तो सिर्फ एक ही बैंगन है, दूसरा कहाँ है? जी वो चखते हुए एक बैंगन का तो पता ही नहीं चला, मैंने खा लिया। क्या कहा? बैंगन खा लिया? यह क्या किया तुमने? आखिर तुमने पूरा बैंगन खाया कैसे? पत्नी ने तुरंत बैंगन उठाया और खा गई। ऐसे। तोप की पानीपुरी चैलेंज। कैनन पानीपुरी। झांसी करके एक गांव में श्याम और राधा करके 2 पति पत्नी थे। वो दोनों बहुत गरीब थे। श्याम मार्केट के एक शॉप में बोरियां उठाने की काम करता था और राधा घरों में बर्तन और साफ सफाई का काम करती थी। एक दिन दोनों अपना काम करके थके हुए घर आए थे। अजी, अब ये काम वाली काम मुझसे नहीं होगा। आज एक कांच की बर्तन मेरे हाथ से गिर गई और टूट गई। बस मुझ पे मालकिन चिल्लाने लगी, गालियां दिया जी। अब क्या करे राधा, गालियां तो मुझे भी खाने पड़ती हैं। अगर मेरे एक गेहूं का बोरी को भी छेद हो गया तो बस 100 गालियां खाने पड़ते हैं मेरे साहूकार से। वो मालिक हैं और हम नौकर। नहीं जी, अब मुझसे गाली खाना नहीं हो पाएगा। हमें खुद का कुछ करना चाहिए। लेकिन राधा, हमारे पास खुद का व्यापार करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये लीजिए, मैं अपनी मंगलसूत्र और कंगन देती हूँ। इन्हें बेचकर पैसे लेके आइए, बाद में सोचेंगे क्या करना है। जैसे राधा ने बोली, श्याम उन गहनों को बाजार में बेचकर कुछ पैसे लेके आता है। ये लो राधा, अगर भगवान की यही मर्जी है तो हम व्यापार ही करेंगे। वैसे भी हम कौन सा व्यापार करेंगे? चलो हम बाजार जाकर देखेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा व्यापार है जो इस गांव में नहीं है। बाद में दोनों जाकर मार्केट में देखने लगे। वहाँ पर तरह तरह के व्यापार थे, जलेबी वाला, मिर्ची बज्जी वाला, पाव भाजी वाला। लेकिन वहाँ पर पानी पूरी का ठेला नहीं था। ये देखकर राधा बोली, देखिए जी,
इस पूरे गांव के मार्केट में पानी पूरी नहीं है, तो क्यों ना हम एक पानी पूरी का ठेला खोलें? हाँ राधा, तुम सच कहती हो। कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे उसे खूब खाते हैं, लेकिन अगर लोगों को हमारे पास आकर खाना है तो हमको कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। अरे मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। मेरे पास बचपन का एक तोप का खिलौना है। हम उसमें कोई भी चीज डालेंगे तो उसमें से वो उड़ता हुआ आकर सामने गिरेगा। मैं इससे बहुत अच्छी तरह खेलती थी। जैसे ही राधा ने ऐसा बोली, उस पुराने तोप को बाहर लाते हैं और उसे अच्छी तरह सफाई करते हैं। उसके बाद वह तोप काम करने लगी। उसी दिन को वह पानी पूरी का ठेला भी लगा देते हैं और बाजू में तोप को भी लगाते हैं। आओ भाई आओ, तोप का पानी पूरी खाओ। कैनन पानी पूरी। प्लेट पकड़कर खड़े होने की जरूरत ही नहीं है, हमारा तोप सीधा आपके मुंह में ही डालेगा पानी पूरी को। ये सुनते ही कुछ लोग आकर इकट्ठे हो गए। जैसे ही शाम ने कुछ पानी पूरी को तोप की नली में रखकर चलाई, तो पानी पूरी सीधा एक एक करके जाकर ग्राहकों के मुंह में गिरने लगी। सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा और मजे लेकर खा रहे थे। कुछ ही दिन में तोप पानी पूरी बहुत फेमस हो जाती है। यूं श्याम और राधा पानी पूरी का व्यापार करते हुए खुशी खुशी से रहने लगे। घमंडी नूडल वाला। मदन शहर में नूडल का ठेला लगाता था, लेकिन उसका काम वहाँ चल नहीं रहा था। आजकल नूडल बेचने के इतने ठेले हो गए हैं, कोई मेरे पास नहीं आता। काम बहुत ही मंदा चल रहा है, लगता है वापस गांव ही जाना पड़ेगा। मदन अपनी पत्नी के साथ वापस गांव आ गया। क्यों जी, हम यहाँ गांव में अब क्या करेंगे? अरे हमें तो एक ही काम आता है, नूडल बनाना। वही काम शुरू कर लेता हूँ। वैसे भी यहाँ कोई नूडल की दुकान या ठेला तो है नहीं, तो हमारा कंपटीशन भी नहीं होगा। सब मेरे पास ही आएंगे नूडल खाने। मदन ने गांव में नूडल का ठेला लगा लिया। लोग उसके ठेले पर आते हैं पर खरीदते कुछ नहीं। ठेला लगाए तो 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन एक भी गांव वाला नूडल खाने नहीं आया। सब तो बस देख कर चले जाते हैं। इस तरह कैसे चलेगा जी? बहुत नुकसान हो रहा है, कुछ तो करो। हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना मजदूरी करनी पड़ेगी। मदन सलाह लेने अपने दोस्त रघु के पास गया। तो फिर क्या सोचा आपने? मैंने अपने बचपन के दोस्त रघु से पूछा था। वो कह रहा था कि गांव वालों को पता ही नहीं है चाउमीन कैसी होती है, इसलिए वो चाउमीन खाने नहीं आ रहे हैं। वे गांव वाले हैं, बिना सोचे समझे कहीं पैसा नहीं खर्चते। तो फिर अब क्या करें? इन्हें कैसे चाउमीन बेचें? परसों इसी गांव में रघु की शादी है। मैंने सोचा है कि उसकी शादी में गांव वालों को मुफ्त में नूडल खिला दूंगा। इससे उनको नूडल का स्वाद ही पता चल जाएगा। हो सकता है हमारा काम हो जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। मदन ने ऐसा ही किया। रघु की शादी पर मदन ने सबको नूडल खिलाए। लोगों को नूडल का स्वाद बहुत पसंद आया और वे नूडल खाने मदन के ठेले पर आने लगे। मैं ना कहता था, एक बार अगर सब खाएंगे तो हमेशा तुम्हारे पास ही आएंगे। इस तरह धीरे धीरे मदन का काम चल निकला और कुछ ही दिनों में मदन के ठेले पर भीड़ लगनी चालू हो गई। अरे मदन भाई, हमें तो पता ही नहीं था ये चाउमीन होती क्या है, पर आज जो तुमने चाउमीन खिलाई है भाई साहब, मजा आ गया खाकर, बहुत ही अच्छा। वाह भाई मदन, तुम तो बड़े कारीगर हो, बड़ी टेस्टी आइटम बनाई है। ये सब देखकर मदन का लालच बढ़ने लगा। उसे अपने हाथ के बनाए नूडल पर घमंड हो गया और उसने नूडल के दाम दुगने कर दिए। जैसे ही मदन ने दाम बढ़ाए, लोगों ने उसके ठेले पर आना बंद कर दिया
और कुछ ही दिनों में उसका सारा काम ठप हो गया। ये अचानक क्या हो गया जी? कोई भी नूडल खाने नहीं आता। मदन, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, गांव वाले हैं, सोच समझकर ही पैसा खर्चते हैं। अगर तुमने दाम कम नहीं किए तो वो नूडल खाने नहीं आएंगे। मदन का घमंड टूट चुका था, इसलिए उसने दाम कम कर दिए और सबसे अच्छे से बात भी करने लगा और धीरे धीरे उसका काम फिर से चल निकला। तरबूज का रस। एक गांव में भोलू नाम का एक आदमी तरबूज बेचा करता था। एक समय था जब वो काफी अमीर था। जुए में सारा पैसा लुटाकर अब वह तरबूज बेचने लगा। बेचने के लिए उसने अपने पास मुन्ना नाम का एक लड़का रखा हुआ था। आओ आओ तरबूज ले लो, मीठे मीठे ठंडे ठंडे तरबूज ले लो। मुन्ना का यही काम था। वह चिल्ला चिल्ला कर ग्राहकों को बुलाता और भोलू तरबूज तोलकर ग्राहकों को देता रहता। लेकिन तरबूज के साथ साथ वह सर्वज्ञानी बनकर लोगों को सलाह भी देता था। अरे मोहन, इस बार कौन सी फसल उगा रहे हो? मैं तो कपास उगा रहा हूँ भाई। क्या कपास? अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आजकल कपास में कोई फायदा नहीं है। जानवर पाल लो, जानवर। दूध बेचो, दही बेचो, घी बेचो। लोग आजकल यही सब खाते हैं। मान लो मेरी बात। ठीक है भाई, सोचता हूँ। अरे देखो मुन्ना, सब लोग मेरी बात मानते हैं। मुन्ना भोलू की यह बात सुनकर मन ही मन हंसता है। खुद तो कुछ आता नहीं है इन्हें, लोगों को सलाह देते रहते हैं बेमतलब की। अरे क्या सोच रहे हो मुन्ना? अरे कुछ भी तो नहीं मालिक। आओ आओ तरबूज ले लो, सब लोग तरबूज ले लो। एक दिन एक आदमी अपने दादाजी के साथ उसकी तरबूज की रेहड़ी पर आता है। अरे भाई, क्या हो गया तुम्हारे दादाजी को? मेरे दादाजी को जुकाम हुआ है। डॉक्टर ने एक पर्ची पर लिखा था कि दवा कैसे खानी है। न जाने वो पर्ची कहाँ खो गई। अबे शीशी में तो अंग्रेजी में लिखा है, समझ नहीं आ रहा कैसे लेनी है। हाँ हाँ, लाओ लाओ, मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी मुन्ना ने धीरे से भोलू को कहा, अरे मालिक, आपको तो अंग्रेजी आती नहीं है। अरे धीरे बोल, धीरे, कोई सुन लेगा। तभी एक स्कूल का विद्यार्थी उसकी रेहड़ी के पास आता है। अरे चाचा, तरबूज कैसे दिए? आओ आओ बेटा, तरबूज की बात तो बाद में करना, पर स्कूल में कुछ पढ़ते लिखते भी हो या ऐसे ही घूमते हो? अरे नहीं चाचा, पढ़ता हूँ मैं। तो जरा देखकर बताओ, इस शीशी पर क्या लिखा है? इस पर लिखा है शेक वेल बिफोर यूज। हाँ हाँ, ज्यादा मत बनो, मुझे पता है। मैं तो बस देख रहा, तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं? और यह बातें सुनकर मुन्ना मन ही मन फिर हंसता है। भोलू उस आदमी से यह कहता है, अरे भाई, इस दवा पर लिखा है शेक वेल बिफोर यूज, मतलब खाने से पहले अच्छे से हिलाओ। और वह आदमी अपने दादाजी को उठाकर हिलाने लगता है। उसके दादाजी बेहोश हो जाते हैं और वह फिर से अपने दादाजी को अस्पताल लेके जाता है। जब उस आदमी ने सारी बात डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर खूब हंसा और डॉक्टर ने उसे कहा कि आपने शीशी को हिलाना था, मरीज को नहीं। यह सुन उस आदमी को बहुत गुस्सा आया और वो भोलू की रेहड़ी पर आया। उसने भोलू को पीटा भी और उसकी रेहड़ी भी तोड़ दी। और तभी वह किसान भी डंडा लेकर आया और उसने भी भोलू को पीटना शुरू किया। अरे भाग मुन्ना भाग, लोग तो हमें मार देंगे, भागो भागो यहाँ से। सीख, हमें बिना ज्ञान के किसी को कोई सलाह नहीं देनी चाहिए।